आर इक्वल, रो 1 एंड रो 2 दोनों इक्वल है ना? यस समन्यु, तो दोनों रोज इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ऐसे ही कोई भी दो अगर कॉलम्स इक्वल होंगे तो इस वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, उसमें हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही 0 लिख देंगे। ठीक है, मतलब कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स इक्वल हो, इसमें देखो ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 ये दोनों ही सेम है ना? नहीं, तब नहीं होगा। हाँ, ये दोनों सेम है तब भी 0 होगा। ठीक है, और अगर तीनों सेम है तब भी 0 होगा, क्योंकि दो तो फिर भी सेम ही है। ठीक है ना? तो और अगर मान लो कॉलम्स में अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 5 6 और इधर भी मेरा 1 5 6 है और इधर है 7 8 9 कुछ भी दिया, तो इसमें दोनों कॉलम सेम आ गए तब भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज इसलिए बताई जाती है कि कई बार आपको जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा टाइम सेव होगा ना। अगर हमें पता चल गया कि ये दो रोज सेम है, हम 0 लिख देंगे इसकी वैल्यू, ये दो कॉलम सेम है तो वैल्यू 0 लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी 4 करवानी है मैंने। अब प्रॉपर्टी 4 को पहले नोट कर लो सारे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value gets multiplied with k. Then the value gets multiplied with k. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट हमें दिया है 2 -3 5 6 0 4, यहाँ है 1 5 -7। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला था ना पहले रोहित, क्या आया था इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर था -28। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मान लो ये फर्स्ट वाली जो रो है, इसको अगर मैं इसके सारे एलिमेंट्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसके सारे एलिमेंट्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू 2 2 इंटू -3 और 2 इंटू 5 ऐसे कर दूं अगर मैं, और बाकी जो दो रोज हैं वो सेम रहेंगी 6 0 4 1 5 -7, तो क्या होगा इस केस में? जो मेरी ये वाले जो वैल्यू थी डिटर्मिनेंट की, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब -28 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मैंने एक पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो। ठीक है, तीनों को करेंगे तो फिर 8 से 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 8 से मल्टीप्लाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो अब इसको करके देखते हैं ना, इसका सॉल्व करो जरा, इस वाले को सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। उसका तो पता है हमें -28 है वैल्यू, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4 आ गया, 2 इंटू -3 -6 आ गया, एंड 2 इंटू 5 10 आ गया आपका, और नीचे है 6 0 4 और यहाँ है 1 5 -7। अब इसको सॉल्व करो जरा, रोहित एंड समन्यु सॉल्व करो दोनों इसको।
यहाँ 0 इंटू -11 0 हो गया, -20, ये -6 है तो +6 हो गया, और यहाँ आया -42 एंड -4, इधर आ गया +10 30 हाँ -56 आ रहा है। रोहित आपका, हाँ कैलकुलेट करो इसको। तो इसका आंसर आएगा आपका -56। तो पहले वाले जो डिटर्मिनेंट था उसका क्या आंसर था हमारा समन्यु? हाँ, तो -28 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? -56, यही आएगा ना, ठीक है। तो यही फिर आपकी प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then the value gets multiplied with k। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने 2 से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू जो थी डिटर्मिनेंट की वही 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है ना, समझ में आया। और अगर मैं 3 से करती तो ये -28 इंटू 3, ये मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। और अब जैसे रोहित ने पूछा था कि अगर तीनों रोज को मैं 2 2 2 से करूंगी तो फिर मेरी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 8 से, क्योंकि 2 इंटू 2 4 और 4 2 सा 8, तो 8 से मल्टीप्लाइड हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपकी है प्रॉपर्टी 5। अब प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 5 को आपको मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ। जैसे ये है a1 प्लस λ1 और यहाँ है b1 c1 और ये नेक्स्ट है a2 प्लस λ2, इधर है b2 c2, यहाँ a3 प्लस λ3 b3 c3। तो इस वाले मैट्रिक्स को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको दो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम डिवाइड कर लेंगे। तो पहला मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस, और दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा ये लैम्डा जो यहाँ लिखा है ना, λ1 b1 c1 λ1 b1 c1 और यहाँ λ2 b2 c2 और यहाँ आ जाएगा λ3 b3 c3। तो मतलब कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें ऊपर जैसे किसी भी रो में आपका, ये जरूरी नहीं है फर्स्ट रो में ही हो, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी, आपको कोई ऐसे नंबर मल्टीप्लाई में प्लस करके लिखे हुआ है कोई नंबर्स, तो आप इसको मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी रोहित? नहीं, अभी तो मैंने नंबर्स नहीं लिखे ना। अगर नंबर्स ऐसे लिखे हो तो इन दोनों इसका हम सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, इसकी सॉल्व करके वैल्यू, और दोनों को ऐड करके जो, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते, ये किस लिए है कि जैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कई बार होता है ना, कई डिटर्मिनेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं कैलकुलेशन, तो उसको हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए जरूरी है हमें इस फॉर्म में दिया होना चाहिए, अगर इस फॉर्म में नहीं दिया तब हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तभी कर सकते हैं हम। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, एक एग्जांपल ये वाला लिखो, आपको दिया है यहाँ पे a b c और यहाँ दिया a प्लस 2x और यहाँ दिया है b प्लस 2y और इधर c के नीचे है c प्लस 2z।
और इधर नीचे दिया हुआ है एक्स वाई जेड। अब इसको मुझे सॉल्व करने के लिए अगर कोई बोलता है तो मैं क्या करूंगी, इसको दो दो में डिवाइड कर दूंगी। बताओ कैसे करूंगी अब ये प्रॉपर्टी देख के ऊपर वाली। नहीं, पहला ए बी सी, फिर दूसरा ए बी सी, ये तीनों लेने हैं ना। फर्स्ट नंबर लेना है इन तीनों के, ठीक है। तो ये ए बी सी आ गया यहाँ पे, और नीचे सेकंड रो में क्या आएगा, ए 2x 2y और 2z, वो तो मैं नेक्स्ट उसमें लूंगी ना, पहले मैं लूंगी ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और नीचे क्या आ गया एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद रोहित बताओ नेक्स्ट मैट्रिक्स में क्या लिखूं। हाँ, ए बी सी सेकेंड रो में, हाँ यहाँ आ जाएगा 2x 2y एंड 2z, और सबसे नीचे वाले में नीचे x y z। तो इस तरीके से मैंने इनको दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर लिया। अब इसको सॉल्व करूंगी मैं, तो सॉल्व करूंगी तो ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है इसकी क्या वैल्यू आएगी, समझ जरा सोच के बताना, बिना कैलकुलेशन के, बिना कैलकुलेशन के। जो प्रॉपर्टीज, अभी प्रॉपर्टीज बताई थी तुम्हें, एक दो रो सेम है तो क्या होता है, हाँ तो इसकी वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। कोई भी दो दो रो सेम हो या कोई भी दो कॉलम सेम हो तो वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और ये सेकंड वाले की, सेकंड वाले को अभी मैं एज इट इज लिख रही हूँ, एक मिनट रुको, अभी इसका भी करते हैं, पहले इसको लिखो ऐसे 2x 2y 2z x y z। अब बताओ इसमें से 2 2 2, ये 2 मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो 2 मैं कॉमन ले लूंगी यहाँ। तो वो अभी एक प्रॉपर्टी हमने की थी, कौन सी प्रॉपर्टी जिससे ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी की थी। इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड विद ए कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड विद k, अभी की थी ना प्रॉपर्टी। तो ये वही वाली तो अप्लाई हो रही है इसमें, ये सेकंड रो आपकी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो भी होगी वो 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगी, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये अब इसकी हाँ ये भी 0 आ गया। रोहित ये 0 कैसे आ रहा है, हाँ ये एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड ये दोनों सेम है, तो 0 + 2 × 0, तो 0 + 0 आंसर आ गया आपका 0, ठीक है। तो ऐसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स दे देंगे और फिर आपको उसको दो में डिवाइड करके फिर उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये नोट कर लिया ना दोनों ने। तो रब कर रही हूँ मैं, रब कर रही हूँ। इसकी डेफिनेशन नहीं, एग्जाम्पल से इसको समझ लो, डेफिनेशन से फिर क्लियर नहीं हो पाएगा तुम्हें, ठीक है। और डेफिनेशन किसी, हाँ डेफिनेशन से आपको फिर याद करना मुश्किल हो जाता है ना। अब एक लास्ट, नहीं डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन ये है कि जहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो वहां पे आपको लिखना पड़ता है ना। इस वाली प्रॉपर्टी में तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई है ना, जैसे कहीं आपने डिटर्मिनेंट को 0 बताना है तो वहां आपको लिखना पड़ेगा, जैसे ये 1 2 3 है एक्स वाई जेड, और आप इसकी वैल्यू 0 लिख रहे हो, तो क्यों 0 लिख रहे हो रीजन लिखोगे ब्रैकेट में, ठीक है। नहीं प्रॉपर्टी को नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा कि एनी टू रोज द रोज सेकेंड एंड थर्ड आर सेम
इसलिए 0 आई, तो ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। अब ये वाला जो है, ये एक प्रॉपर्टी और रह गई है आपकी लास्ट, प्रॉपर्टी 6। इसमें क्या है, इसमें भी स्टेटमेंट नहीं लिख रही मैं, आपको ऐसे ही बता रही हूँ डायरेक्ट। जैसे एक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू है आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहाँ है C1 C2 C3, और आपने एक डिटर्मिनेंट 1 लिखा है। ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट 1। इसमें क्या किया हमने कि ये वाली ये फर्स्ट रो के और सेकंड रो के साथ हमने ये वाला प्रॉपर्टी लगाई कि R1 टेंडिंग टू R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। मतलब इसके थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को मैंने K से मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट रो के एलिमेंट में ऐड कर दिया, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा A1 प्लस KC1, यही आएगा ना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हाँ A2 प्लस KC2, यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा, मैं यहाँ नीचे ही लिखती हूँ इसको। तो डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा आपका, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस K टाइम्स R3, तो A1 प्लस KC1। इधर क्या आएगा रोहित, यस रोहित इधर बताओ, ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर KC2, हाँ, और इधर क्या आ जाएगा A3 प्लस KC3। तो फर्स्ट रो को चेंज करना था मैंने, तो फर्स्ट रो चेंज हो गई मेरी, अब बाकी दो रो सेम रहेंगी। बाकी 2 रोज सेम रहेंगी। अब तो इस केस में क्या होता है कि जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी सेम इसकी वैल्यू जो आएगी, दोनों सेम होंगी। मतलब डिटर्मिनेंट ये वाला इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 1 जो ये हमने लगाया ये वाला ऑपरेशन लगा के, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस K ऑफ R3, ये दोनों के दोनों सेम होंगे। दोनों की वैल्यूज जब निकालोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, वही वाला जो हम कर रहे थे पहले, ये वाला एग्जाम्पल किया था ना हमने, 2 -3 और 5, और यहाँ क्या था 6 0 4 1 5 -7। तो इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आ रही थी, बताना इसका क्या, हाँ -28 था आंसर इसका। अब एक दूसरा डिटर्मिनेंट मैं लिख रही हूँ, वहां पे मैं क्या करूंगी, ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो के एलिमेंट्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और फर्स्ट रो में ऐड कर दूंगी, ठीक है। यानी मेरा क्या ऑपरेशन लग रहा है यहाँ पे, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, ये वाला लगाऊंगी मैं। तो बताओ R1 क्या हो जाएगा मेरा, इधर बताना रोहित, पहला पहला नंबर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर, हाँ R1 प्लस 2 R3 लगा के फर्स्ट नंबर क्या आएगा, हाँ बताओ समझू क्या आएगा, हाँ 2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। हाँ तो अभी ये चलो बाद में कैलकुलेशन बाद में करते हैं, अब ये इधर वाला बताओ, यहाँ क्या लिखूंगी समझू, R3 5 है ये, 5, ठीक है 5। ये रोहित ये लास्ट वाला बताओ यहाँ क्या आएगा, 5 प्लस, हाँ 2 टाइम्स, हाँ -7,
ये आ गया, और नीचे की वाली दोनों रोज सेम रहेंगी, 604 और 15 -7। ठीक है, अब इनकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करते हैं पहले। तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू हमारी, ऊपर क्या आ जाएगा, ये 2 + 2 4 हो गया, या -3 + 10 7 हो गया, और 5 और -14, ये कितना आ जाएगा, -14 + 5 -9, -9 आ गया, और नीचे वाली दोनों सेम है, 604 और 15 -7। अब इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करो, क्या आ रही है। यस रोहित, इसको कैलकुलेट करो, समन्यु आप भी करो। 4 × 0 - 20 -7 -42 4 माइनस माइनस प्लस हो गए ना, ये +332, आंसर -28 ही आएगा, दोबारा चेक करो। -28 -28 ही आ रहा है ना। आ गया रोहित आपका भी। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी रोज को हम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी पर्टिकुलर एक सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो उसको किसी दूसरी रो में ऐड कर दें, तो तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई। यस समन्यु, समन्यु क्लियर हुई ये प्रॉपर्टी। किसी भी रो को हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, सेम कांस्टेंट से, ठीक है, फिर उसके बाद उस रो को हम किसी किसी भी दूसरी रो में ऐड कर देंगे, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, इस पूरी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, और इस वाली में क्या, ये थर्ड रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको फर्स्ट रो में मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे किसी भी रो को अगर किसी भी एक सेम एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे और किसी दूसरी वाली रो में, उस वाली रो को छोड़कर किसी दूसरी रो में ऐड करोगे, तो जो आपका डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों सेम होगी। ठीक है, तो ये तो बना के आप स्टेटमेंट बना के तो खुद भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इसको याद करने की जरूरत तो नहीं है, आप खुद भी लिख सकते हो स्टेटमेंट। तो ये रब कर दूं ये वाला, रोहित आपने लिख लिया। रोहित की आवाज नहीं आ रही, रोहित लिख लिया, माइक बंद है।
हाँ आ रही है अब। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट, अब मैं एग्जांपल करवा रही हूँ 3-4, इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे होंगे। अब आपका फर्स्ट एग्जांपल है, इधर है आपके पास a 2a 3a और इधर है a प्लस b 3a प्लस 2b और यहाँ है 6a प्लस 3b और इधर है a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c, इधर है 10a प्लस 6b प्लस 3c। इसको हमें शो करना है, दिस इज इक्वल टू a क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा a क्यूब, a टू द पावर 3। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको? हाँ, a टू द पावर 3 a क्यूब है। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो बनाएंगे। तो बताओ क्या ऑपरेशन लगेगा? रोहित बताना, इसको जीरो, 2a को जीरो बनाने के लिए क्या लगाऊंगी? हम्म 2a को, इस पूरे को जो सॉल्यूशन है हमारा, हमें शो करना है ना कि a टू द पावर क्यूब के इक्वल है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जितने मैक्सिमम जीरो बना लें, उसके बाद जो हमारा फाइनल आ जाएगा वो उसको सॉल्व करने में इजी होगी और हमें इजीली हम बता सकते हैं कि वो किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, और इतना कॉम्प्लेक्स को अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो नहीं होगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जितने मैक्सिमम जीरो बना सकते हैं वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको जीरो बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? R2 टेंडिंग टू क्या लिख R2 टेंडिंग टू क्या लिखूंगी? माइनस, हाँ, 2R1। यस, रोहित समझ में आया ये क्यों लिखा मैंने? R2 2a है मेरा, 2a माइनस 2 टाइम्स R1 a है, तो 2a माइनस 2a करूंगी तो जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि मेरा ये वाला नंबर जीरो बन जाएगा। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज लिख दो, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे आ गया जीरो। अब इधर क्या आएगा रोहित बताओ, समझो आप मत बताना, ये बताएगा आगे। यहाँ बताओ क्या आएगा रोहित? हाँ कैलकुलेट करो कॉपी में, दोनों करो कैलकुलेट। R2 की जगह लगाओ 3a प्लस 2b एंड माइनस 2 टाइम्स R1 की जगह लगाओ a प्लस b ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट को खोल के सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, नहीं 5a प्लस 4 भी नहीं आ रहा, दोबारा करो सॉल्व जरा। R2 की जगह क्या लगाना है? नहीं वो भी नहीं है। R2 की जगह, तुम बहुत जल्दी करते हो कैलकुलेशन, आराम से करो ना। देखो R2 की जगह लगाओ 3a प्लस 2b माइनस 2 टाइम्स R1 की जगह लगाओ a प्लस b, ऐसे ब्रैकेट में लगाओ, फिर ब्रैकेट को खोलो तो यहाँ आएगा माइनस 2a माइनस 2b। अब इसको सॉल्व करो क्या आ रहा है, समझ लो आपने किया। क्या आ गया आंसर? a आ गया, 2b से 2b कट गया, 3a में से 2a गया, a आ गया। ठीक है, तो a लगा देंगे यहाँ पे। अब ऐसे ये वाला कैलकुलेट करो दोनों, इधर क्या आएगा?
यहाँ R2 की जगह लगाओ 4A प्लस 3B प्लस 2C माइनस 2 टाइम्स R1 की जगह लगाओ A प्लस B प्लस C। क्या आ रहा है आंसर, समझ नहीं हो आपका? हाँ यही आ रहा है 2A प्लस B। रोहित आप देखो। हाँ कैलकुलेट करो उसको। 2A प्लस B आ रहा है, तो यहाँ आ गया 2A प्लस B। तो ये हमने इसको यहाँ 0 बनाना था, तो इसके लिए हमने करा। अब ये थर्ड वाली जो रो है उसको हम एज इट इज रख देंगे अभी इस स्टेप में, तो एज इट इज रख देंगे 6A प्लस 3B और यहाँ आ गया 10A प्लस 6B प्लस 3C। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसको 0 बनाना है। तो रोहित क्या लगाऊंगी, रोहित बताओ क्या लगाऊंगी इसमें? इस वाले को 0 बनाना है। R3 टेंडिंग टू, नहीं ये बताओ ना स्टेटमेंट क्या लिखूंगी। R3 टेंडिंग टू आगे 3R1, यस ये लिखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यानी हमें हमारी पूरी R3 रो चेंज हो जाएगी। अब तो अब R3 रो को चेंज करना है। फर्स्ट दो को सेम लिख दो एज इट इज, A0 A प्लस B A प्लस B प्लस C 2A प्लस B। थर्ड रो को चेंज करेंगे, ये तो 0 बन गया। इधर क्या आएगा, दोनों कैलकुलेट करो। हाँ 3A आ रहा है। रोहित आप भी करो कैलकुलेट। यस रोहित यहाँ पे क्या आ रहा है, R3 माइनस 3 टाइम्स R1। R3 की जगह 6A प्लस 3B रखोगे। नहीं इधर देखो मैं क्या कर रही हूँ। R3 की जगह रखोगे 6A प्लस 3B माइनस 3 टाइम्स R1 की जगह A प्लस B ऐसे रखोगे। अब इसको कैलकुलेट करो। R3 की जो वैल्यू है वो रखते हैं, माइनस 3 टाइम्स R1 की जो वैल्यू है वो रखते हैं। 6A प्लस 3B माइनस 3A माइनस 3B, तो 3B से 3B कैंसिल हो गया और 6A में से 3 आया, क्या हुआ 3A आ गया आपका आंसर। रोहित किया कैलकुलेट? यस रोहित, तो 3A आ गया आपका। अब नेक्स्ट वाला, ये लास्ट वाला बताओ। 7A माइनस नहीं है, 7A प्लस 3B है। 7A प्लस 3B। रोहित आप करो कैलकुलेट उसको। यहाँ आएगा 10A प्लस 6B प्लस 3C माइनस 3 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 10A प्लस 6B प्लस 3C माइनस 3A माइनस 3B माइनस 3C। अब 10A में से 3A गया तो 7A आया, 6B में से 3B गया तो प्लस 3B आया और 3C से
-3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 7a + 3b। ठीक है रोहित, आ गया ये? यस रोहित, अब ये यहाँ तक हो गया आपका। अब और देखेंगे अब किसको 0 बना सकते हैं। अब सोचो जरा दोनों। समन्यु बताओ, और किसको 0 बना सकते हो? हाँ, इस ये नीचे वाले 3a को 0 बना सकते हो, तो क्या लगाएंगे इसके लिए? R3 टाइम्स R3 माइनस R3 इंटू किससे कर रहे हो? ये a है, ये 3a है। R, हाँ तो क्या लिखूंगी? R3 माइनस 3R2 ये लिखूंगी ना, क्योंकि इसका 3 टाइम्स, हाँ इसको 0 बनाना है। तो क्या लिखूंगी रोहित? नहीं, इस 3a को 0 बनाने के लिए क्या क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा? हाँ, R3 माइनस 3R2 तभी 0 बनेगा ना। तो हमारा एम क्या है कि हमें मैक्सिमम 0 बनाने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब ये फर्स्ट 2 रोज तो सेम ही रहेंगी हमारी। फर्स्ट 2 रोज तो एज इट इज लिख दो, a प्लस बी, और यहाँ है a प्लस बी प्लस सी, और सेकेंड रो है 0a, और यहाँ है 2a प्लस बी। अब थर्ड रो में ये दोनों ही 0 हैं, इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन हम ये वाला अप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आएगा। अब यहाँ क्या किया हमने? ये R3 माइनस 3R2 किया, तो ये 3a की जगह 0 बन गया। अब ये लास्ट वाला एक कैलकुलेट करना रह गया, इसको कैलकुलेट करो दोनों। नहीं ये नहीं है, दोबारा देखो, दोबारा करो कैलकुलेट। R3 की जगह लगाएंगे 7a प्लस 3b माइनस 3 टाइम्स R2 की जगह 2a प्लस b। अब इसको खोलेंगे तो 7a प्लस 3b माइनस 6a माइनस 3b। तो बताओ क्या आंसर आ रहा है? हाँ ए आ रहा है इसका आंसर। रोहित आपने किया कैलकुलेट? हाँ तो ए आ जाएगा इसका आंसर। 3b से 3b कैंसिल हो गया, 7a माइनस 6 से a, तो यहाँ ए आ गया। अब तो किसी और को 0 नहीं बना सकते। अब हम इसको क्या करेंगे? अब इसको हम खोल लेंगे। कौन से किसके थ्रू खोलूंगी? कॉलम के थ्रू या रो के थ्रू? बताओ मुझे। हम्म, हाँ इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो किसके थ्रू खोलूं? रो के थ्रू खोलूं या कॉलम के थ्रू? किसके थ्रू इजी रहेगा बताओ? हाँ कॉलम के थ्रू। क्यों कॉलम के थ्रू? यस रोहित, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है ना दो, तो इसलिए कॉलम के थ्रू खोलूंगी तो इजी हो जाएगा। इन दोनों को तो मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा। ए यहाँ पे लगाऊंगी और यहाँ ये चारों आ जाएंगे, a 0 2a प्लस बी और a, ये आ गया। बाकी तो ये दोनों 0 0 ही हैं, तो -0 यहाँ अंदर कुछ भी हो, फिर उसके बाद +0 यहाँ अंदर कुछ भी हो, तब भी 0 ही आना है आंसर। ठीक है ना? तो अब इसके थ्रू खोलूंगी, क्या आ जाएगा? अंदर वाला सॉल्व करना जरा रोहित।
एक मिनट रोहित को बता, समन्यु एक मिनट। हाँ रोहित बताओ, इसको खोलोगे क्या आएगा आंसर? ए स्क्वायर उसके बाद हाँ -0 इंटू ये तो 0 आ गया। तो पूरा आंसर क्या आ गया बताओ रोहित? ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो यही तो निकाल प्रूफ करना था हमें। यस समन्यु, यही प्रूफ करना था ना। तो ए क्यूब के इक्वल आ गया। तो हमारा जीरो बनाने का जो क्या, हमने क्यों जीरो बना रहे थे? ताकि सॉल्व करने में इजी हो। इजीली हमारा एक स्टेप हमें सॉल्व करना पड़ा। और वैसे डिटर्मिनेंट में 3 स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये 2 स्टेप्स तो हमारे एलिमिनेट ही हो गए जीरो की वजह से। तो एक ही स्टेप में हमारा रिड्यूस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए जीरो बनाए थे हमने। तो फिर उसके बाद अब हमारा आंसर ए क्यूब आ गया और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। क्लियर है दोनों को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लूं, ये रब कर दूं? यस रोहित, आपने लिख लिया? ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये वाली एक्सरसाइज के ना क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। अब नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल, ये तो बहुत इजी है। ये क्यों में आपका है यहाँ पे x प्लस वाई, y प्लस जेड, यहाँ है z प्लस एक्स, इधर है z x y, और इधर है 1 1 1। अब इसको सॉल्व करना है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व दिस। इसका क्या मतलब होता है कि प्रॉपर्टी लगा, जो प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं उनको लगा के आप इसको, इसकी वैल्यू निकालोगे। तो अब बताओ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसमें? जीरो तो जीरो भी बना सकते हो, लेकिन सबसे इजी जो रहेगा यहाँ पे, ये देखो, ये इन दोनों रोज को मैं ऐड करूं तो यहाँ क्या आएगा ऊपर देखो, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो, इन दोनों को अगर ऐड करूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। और इधर हाँ, तो तीनों सेम आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, R1 टेंडिंग टू क्या लिखूं, R1 प्लस R2। रोहित समझ में आया ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये तीनों को प्लस करूँ तब भी x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, इनको करूँ तब भी यही आ रहा है, इनको करूँ तब भी यही आ रहा है, तो इसलिए मैंने R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 लगा दिया। तो ये फर्स्ट वाली जो मेरी रो थी वो पूरी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, और बाकी दोनों सेम रहेंगी, z x y या 1 1 1। अब बताओ अब क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप, प्रॉपर्टीज जो मैंने सिखाई है उसके हिसाब से बताओ। हाँ ये तीनों कॉमन, ये तीनों आ रहे हैं तो यहाँ कॉमन बाहर, हाँ तो बाहर आ जाएगा मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, 1 1 1 1 1 1, और बाकी दोनों सेम रहेंगी, जेड एक्स वाई 1 1 1। तो अंदर वाला क्या बन गया, डिटर्मिनेंट जीरो बन गया। क्यों जीरो, कौन सी प्रॉपर्टी लगी? हम्म, हाँ जीरो आता है, तो बस उसमें रीजन भी लिखोगे आप, इसकी वैल्यू जीरो लिख दोगे, फिर बाद में लिखोगे बिकॉज द रो फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम, ठीक है। तो इसको फिर अब हम ऐसे लिखेंगे, अब
यहाँ हमारा आ जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जीरो। इंटू जीरो, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो इसका आंसर जीरो आ गया। ठीक है, तो ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में, और एक एक थोड़ा सा टिपिकल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करें, एक इजी वाला, थोड़ा सा इजी वाला ही कराती हूँ, ये जो जिसमें जीरो आंसर आ जाए ऐसा ही कुछ कराती हूँ आपको। ये देखो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है आपका। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है। यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी, और इधर है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, और इधर है जेड प्लस सी। इसको हमें शो करना है इक्वल टू जीरो। तो बताओ कैसे करेंगे? बट पहले तो प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सी लगाओगे प्रॉपर्टी? यस रोहित, कोई ध्यान में आ रही है प्रॉपर्टी जो मैंने सिखाई है? हम्म, ये एक्स ए और वाई बी और जेड सी, इनको दो मैट्रिक्स में नहीं डिवाइड कर सकती मैं? तो दो मैट्रिक्स अलग अलग लिख लेंगे हम इसमें। एक्स वाई, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट आ जाएगा एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, दो डिटर्मिनेंट में मैंने डिवाइड कर लिया। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो क्यों है? क्यों है जीरो? हाँ, ये दोनों कॉलम सेम है। रोहित समझ में आया? ये दोनों कॉलम सेम है, ये दोनों कॉलम, तो इसलिए जीरो हो गया। और इस वाला, ये वाला, ये क्यों जीरो? ये दोनों सेम है, एबीसी एबीसी। रोहित ये देख रहे हो, सेम है ये दोनों, तो इसकी वैल्यू भी जीरो आ गई। तो जीरो आ गया। अब रीजन भी लिखोगे ब्रैकेट में, क्या लिखोगे? यहाँ पहले वाले, फर्स्ट वाले में लिखोगे, यहाँ पे क्या सेम था? फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आर सेम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को हम कैसे लिखते हैं? C1, C1 एंड C3 आर सेम, ऐसे लिखेंगे। और इधर के लिए क्या लिखेंगे रोहित? इधर के लिए बताओ। इसका तो मैंने C1 और C3 आर सेम लिखा है, इसका क्या लिखूंगी? हाँ, तो C2 लिखो ना, C2 एंड C3 आर सेम। ठीक है, तो ये रीजन लिखनी है आपको।